अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हम रेस्पिरेशन के मैकेनिज़्म के तीसरे मरहले यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में इल्म हासिल करेंगे। इससे गुज़िश्ता लेक्चर में हमने पहले दो मरहलों के बारे में जाना था। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या होती है, इसके दौरान क्या-क्या होता है, कौन-कौन से केमिकल्स बनते हैं, ये जानने के लिए चलते हैं ग्लास बोर्ड की जानिब। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, हम गुज़िश्ता लेक्चर में रेस्पिरेशन का मैकेनिज़्म पढ़ रहे थे और हमने रेस्पिरेशन के दो मरहले पढ़ लिए थे। इस लेक्चर में हम रेस्पिरेशन के तीसरे मरहले का तफ़सीली जायज़ा लेंगे। जो रेस्पिरेशन का तीसरा मरहला है, उसका नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इससे पिछला जो दूसरा मरहला था, जिसको क्रेब्स साइकिल हमने कहा था, क्रेब्स साइकिल के दौरान हमने पढ़ा था कि जो पायरुविक एसिड होता है, जो कि रेस्पिरेशन के पहले मरहले के दौरान बनता है ग्लूकोज के टूटने से, वो पायरुविक एसिड उसमें तब्दीली आती है। वो पायरुविक एसिड एक कोएंजाइम ए के साथ जब जुड़ता है, तो वो जो पायरुविक एसिड होता है वो एक 2 कार्बन वाले मॉलिक्यूल में तब्दील हो जाता है, जिसे एसिटाइल कोएंजाइम ए कहते हैं। अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है, इससे कोएंजाइम ए अलैदा हो जाता है और ये एसिटाइल कोएंजाइम ए, जब इससे कोएंजाइम ए अलैदा हो जाएगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, एटीपी बनाएगा, एनएडीएच बनाएगा और एफएडीएच2 बनाएगा। और इस क्रेब्स साइकिल के दौरान, दूसरे मरहले के दौरान, एटीपी, एफएडी और एनएडी मॉलिक्यूल्स इस्तेमाल होते हैं। इस मरहले में आते हैं वो, और यहाँ पर इस्तेमाल होकर एटीपी, एनएडीएच और एफएडीएच2 बनाने में अपना किरदार अदा करते हैं। अब ये जो एफएडी बना है, एफएडीएच2 यहाँ पर बन रहा है, ये एफएडी से बनता है। एफएडी ये भी एक कोएंजाइम है। एफएडी क्या है, आइए इसके बारे में हम लिख लेते हैं। एफएडी क्या है? एफएडी का जो पूरा नाम है वो है फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। तो ये जो फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड है, ये भी एक कोएंजाइम है और ये भी हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स को वसूल करके रिड्यूस हो जाता है। इसकी भी रिडक्शन होती है, यानी ये भी हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स को वसूल करता है, अपने अंदर दाखिल करता है। और जब एफएडी हाइड्रोजन को वसूल करता है, एफएडी आमतौर पर 2 हाइड्रोजन को वसूल करता है और ये हाइड्रोजन को वसूल करके एफएडीएच2 में तब्दील हो जाता है और एफएडी 2 हाइड्रोजन वसूल करता है। जब एफएडी 2 हाइड्रोजन वसूल करता है, तो 2 हाइड्रोजन वसूल करने के बाद जो एफएडी है, ये 2 हाइड्रोजन वसूल करता है और 2 हाइड्रोजन वसूल करने के बाद जो एफएडी है, जब ये 2 हाइड्रोजन वसूल कर लेता है, तो ये एफएडीएच2 बना देता है। 2 हाइड्रोजन वसूल करने के बाद इसकी जब रिडक्शन होती है, तो ये एफएडीएच2 बना देता है और ये 2 हाइड्रोजन वसूल करता है और जब ये 2 हाइड्रोजन वसूल कर लेता है, तो ये एफएडीएच2 बना देता है। तो एफएडी क्या है? फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, जो कोएंजाइम है। एनएडी की तरह ये भी कोएंजाइम है, लेकिन एनएडी सिर्फ 1 हाइड्रोजन वसूल करता है, जबकि एफएडी 2 हाइड्रोजन वसूल करके एफएडीएच2 बना देता है। जबकि यहाँ जो एनएडी आता है क्रेब्स साइकिल में, वो 1 हाइड्रोजन वसूल करके एनएडीएच बना देता है और ये जो एडीपी आता है, ये एटीपी में तब्दील हो जाता है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ये एसिटाइल कोएंजाइम ए से बनती है। कब? जब इससे कोएंजाइम ए निकल जाता है। और इस क्रेब्स साइकिल में जो पायरुविक एसिड होता है, उसकी मुकम्मल ऑक्सीडेशन हो जाती है।
पायरुविक एसिड कौन सा जो एसिटाइल कोएंजाइम ए में तब्दील हो गया था, उसकी यहाँ पर मुकम्मल ऑक्सीडेशन होती है। उसमें से जितने भी हाइड्रोजन होते हैं वो क्रेब्स साइकिल के दौरान उसमें से सारे के सारे हाइड्रोजन निकल जाते हैं, यानी उसकी मुकम्मल ऑक्सीडेशन हो जाती है। एसिटाइल कोएंजाइम ए यहाँ पर पायरुविक एसिड की ही एक शक्ल है, और यहाँ पर एसिटाइल कोएंजाइम ए में जितने भी हाइड्रोजन होंगे वो सारे के सारे हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएंगे और मुकम्मल ऑक्सीडेशन हो जाएगी। ऑक्सीडेशन का मतलब है हाइड्रोजन का निकलना। अब हम तीसरा जो मरहला है रेस्पिरेशन का उसके बारे में पढ़ते हैं, वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ये सबसे आखिरी मरहला है एरोबिक रेस्पिरेशन का। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है क्या? दरअसल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एक सीधी जंजीर है इलेक्ट्रॉन कैरियर्स की। इलेक्ट्रॉन कैरियर्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को वसूल करते हैं और वसूल करने के बाद किसी दूसरे मॉलिक्यूल को दे देते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन को वसूल करने वाले और इलेक्ट्रॉन्स को खारिज करने वाले मॉलिक्यूल्स को हम इलेक्ट्रॉन्स कैरियर्स कहते हैं। जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स कैरियर्स एक दूसरे के साथ सीधी जंजीर में जुड़ते हैं तो उनके जुड़ने से एक चेन जंजीर बनती है जहां से इलेक्ट्रॉन्स गुजरते हैं। उस जंजीर या चेन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या है, पहले हम इसकी तारीफ लिख लेते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स कैरियर्स की सीधी जंजीर है। इलेक्ट्रॉन कैरियर्स क्या है? इलेक्ट्रॉन कैरियर्स ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन्स को वसूल करके उन इलेक्ट्रॉन्स को किसी दूसरे को दे देते हैं, अपने अंदर से खारिज करके किसी दूसरे को दे देते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स को इलेक्ट्रॉन्स कैरियर्स कहते हैं। और जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स कैरियर्स एक दूसरे के साथ मिलकर एक लंबी चेन या जंजीर बनाते हैं उसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं, और उस चेन में से इलेक्ट्रॉन्स गुजरते हैं फिर। तो जैसा कि ये मैं आपके सामने एक डायग्राम बनाने लगा हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन कैरियर है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन कैरियर है, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन कैरियर है। ये सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं। ये वो वाले मॉलिक्यूल्स हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को किसी मॉलिक्यूल से वसूल करके उन इलेक्ट्रॉन्स को किसी दूसरे मॉलिक्यूल की तरफ भेज देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, इनकी जो चेन बन रही है, जो जंजीर बन रही है, इस चेन को, इस जंजीर को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं। और यहां से इलेक्ट्रॉन्स गुजरते हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन्स गुजरते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन चेन के एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के पास जाएगा, दूसरे से फिर तीसरे, तीसरे से फिर चौथे और फिर आगे। तो जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से गुजर रहे होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स के यहाँ से गुजरते हुए वो जो इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी होती है वो एनर्जी एटीपी में तब्दील हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन्स जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से गुजरते हैं तो वो एटीपी पैदा कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी होती है, जो इलेक्ट्रॉन्स हरकत कर रहे होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं, हरकत करते हुए इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी होती है। और जब इलेक्ट्रॉन्स इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरेंगे, ये जो आपको इलेक्ट्रॉन कैरियर्स की एक लंबी चेन या जंजीर नज़र आ रही है, जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से गुजरेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी होगी वो एनर्जी एटीपी में तब्दील हो जाएगी। तो ये थी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन का आखिरी मरहला है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या है? ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स की सीधी जंजीर है। ये एरोबिक या सेलुलर रेस्पिरेशन का आखिरी मरहला है, और ये भी माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद होता है। ये भी
माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद होती है। ये जो चेन है जिसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कह रहे हैं, ये चेन भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मौजूद होती है। और इसके दौरान मैंने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस चेन में से हरकत करते हैं आखिरी मरहले के दौरान, और यहाँ से हरकत करते हुए एक कैरियर से दूसरे इलेक्ट्रॉन कैरियर और दूसरे इलेक्ट्रॉन कैरियर से तीसरे इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरफ जाते हुए वो एटीपी पैदा कर देते हैं। और इस चेन के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बिल्कुल आखिर पर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है। ये मैंने जो सब्ज रंग का बनाया है ये ऑक्सीजन है। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से गुजरते गुजरते नीचे आते हैं, सबसे आखिरी इलेक्ट्रॉन कैरियर के पास आते हैं, तो यहाँ से वो ऑक्सीजन के पास चले जाते हैं और यहाँ साथ ही हाइड्रोजन आयंस भी पड़े होते हैं, हाइड्रोजन आयंस। तो जब इलेक्ट्रॉन्स वो जो पीछे से आ रहे थे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरकर आगे जा रहे थे, उन्होंने पीछे एटीपी भी पैदा किया, और जब वो आखिर पर ऑक्सीजन के पास गए तो जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास गए, ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन जुड़ गए और ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन ने एक दूसरे के साथ जुड़कर पानी का एक मॉलिक्यूल बना दिया। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के दौरान, इस मरहला के दौरान, ना सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरने की वजह से एटीपी पैदा होता है, बल्कि जब वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरते हुए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आखिर पर ऑक्सीजन के पास चले जाते हैं, तो उस वक्त जब ऑक्सीजन उन इलेक्ट्रॉन्स को वसूल करता है तो ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन्स के साथ जुड़कर पानी का मॉलिक्यूल भी बनाता है। तो ये देखें, यहाँ पर जो आखिरी मरहला है सेलुलर रेस्पिरेशन का, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, यहाँ पर ऑक्सीजन का इस्तेमाल हो सकता है। यहाँ पर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बिल्कुल आखिर पर मौजूद है, तो यहाँ ये जो आखिरी मरहला है सेलुलर रेस्पिरेशन का, यहाँ पर ऑक्सीजन इस्तेमाल हो रही है। तो ये जो ऑक्सीजन है, जब ये आखिर पर इलेक्ट्रॉन्स को हासिल करके हाइड्रोजन्स को अपने साथ जोड़कर पानी बना देती है, तो यहाँ पर सेलुलर रेस्पिरेशन का खात्मा हो जाता है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन की हम मसावात के ज़रिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की वजाहत करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो कि आखिरी मरहला है, इसके दौरान क्या होगा, वो जो NADH और FADH2 क्रेब्स साइकिल के दौरान बनते हैं, इन NADH और FADH2 के पास हाइड्रोजन्स भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो ये जो NADH और FADH2 क्रेब्स साइकिल के दौरान बने हैं, ना कि क्रेब्स साइकिल के दौरान बनने वाले NADH और FADH2, बल्कि अगर आप गौर करेंगे तो पहला जो मरहला था ग्लाइकोलाइसिस, उसके दौरान भी NADH बना था, उसके पास भी हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। चाहे NADH हो चाहे FADH2 हो, इन दोनों के पास हाइड्रोजन्स भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो ये जो ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के दौरान बनने वाले NADH और क्रेब्स साइकिल के दौरान बनने वाले FADH2, ये वाले केमिकल्स आखिरी मरहला में आएंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आ जाएंगे। और ये जो केमिकल्स क्रेब्स साइकिल के दौरान बने थे, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आएंगे। कौन से केमिकल्स? NADH और FADH2। और मैं दोबारा बताता चलूँ, ना सिर्फ क्रेब्स साइकिल के NADH और FADH2, बल्कि ग्लाइकोलाइसिस के दौरान बनने वाला NADH भी आखिरी मरहले में आ जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। तो ये NADH और इसके साथ ही FADH2 तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आएंगे। जैसे ही ये NADH और FADH2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पहले इलेक्ट्रॉन कैरियर के पास आएंगे, तो ये NADH और FADH2 अपने इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन्स को खारिज कर देंगे। और ये अपने इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन्स को जब खारिज करेंगे तो इनसे खारिज होने वाले इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पास आ जाएंगे, और वो यहाँ से गुजरते हुए एटीपी पैदा करेंगे और आखिर पर जाकर ऑक्सीजन से मिलकर और हाइड्रोजन आयंस जब ऑक्सीजन के साथ मिल जाएंगे तब पानी बन जाएगा। तो ये NADH और FADH2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यहाँ पर आकर
एटीपी पैदा करते हैं। तो ये एक तो पानी पैदा करेंगे, एटीपी पैदा करेंगे, साथ ही जब NADH और FADH2 ये अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के इलेक्ट्रॉन कैरियर्स या मॉलिक्यूल्स को दे देती हैं और हाइड्रोजन्स भी खारिज कर देते हैं, तो ये खुद हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स को खारिज करने के बाद NADH NAD में तब्दील हो जाएगा, जबकि FADH2 अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को देने के बाद और हाइड्रोजन को खारिज करने के बाद FAD में तब्दील हो जाएगा। तो ये है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो कि आखिरी मरहला था रेस्पिरेशन का, उसमें हमने पढ़ा कि NADH और FADH2 जो कि क्रेब्स साइकिल के दौरान बनते हैं, वो दूसरे मरहले से तीसरे मरहले में आते हैं और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पास आकर वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को भी खारिज कर देते हैं, ये दोनों केमिकल्स, और अपने अंदर से जो हाइड्रोजन होते हैं उनको भी खारिज कर देते हैं। इनसे निकलने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से गुजरते हुए एटीपी पैदा करते हैं और आखिर पर वो ऑक्सीजन के पास जाकर, जब वो ऑक्सीजन के पास चले जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जुड़कर पानी बना देता है। और जब ये NADH और FADH2 अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स खारिज कर देते हैं और साथ ही ये हाइड्रोजन को भी खारिज कर देते हैं, तो ये खुद NAD और FAD में तब्दील हो जाते हैं। तो ये हमने रेस्पायरेशन के जो तीनों मरहले थे उनके बारे में तफसील से पढ़ा और आपने देखा कि रेस्पायरेशन, एरोबिक रेस्पायरेशन के तीनों मरहलों के दौरान एटीपी पैदा हो रहे हैं जो कि एनर्जी के पैकेट्स हैं। तो ये था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जिसको आज हमने तफसील से पढ़ा। तो मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में जाना और ये जाना कि ये चेन क्या होती है और किस तरह से इस चेन से गुजरते हुए इलेक्ट्रॉन्स एटीपी पैदा करते हैं, और ये भी जाना कि कैसे इस चेन के आखिर पर जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रॉन्स को हासिल करके और हाइड्रोजन को अपने साथ जोड़कर पानी बना देती है। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में हम रेस्पिरेशन के दौरान एनर्जी का बजट पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।